जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी स्पीड मैक 8 बताई गई है और रेंज 1500 किलोमीटर। और इस नई मिसाइल का नाम रखा गया है ETLD-SCM, यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसे प्रोजेक्ट विष्णु के तहत DRDO डेवलप कर रहा है। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये 1000 से 2000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ है। मतलब ये परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरीके के वॉरहेड ले जा सकती है। इसका लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल है, यानी कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर ये रडार से बच सकती है। मिड फ्लाइट कोर्स बदलने की क्षमता है और इस मिसाइल को दोस्तों जमीन, समुद्र और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। अभी तक रशिया, अमेरिका और चाइना के पास ही इस तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। अगर यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहता है तो भारत इस खास क्लब में शामिल हो जाएगा। और ये जो मिसाइल है वो चाइना के इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से वो अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इवन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक स्ट्रैटेजिक डिफरेंस दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुई थी, उसके बाद इजराइल और ईरान का टकराव देखा गया और तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ जब सामने आया है तो भारत ने फिर अपना मिसाइल प्रोग्राम तेजी से अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भारत ने ब्रह्मोस, अग्नि 5 और आकाश जैसे मिसाइलों को भी अपग्रेड किया है। ऐसे में ETLD-SCM इन सब से आगे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। मतलब साफ है कि इस तरीके की मिसाइल को डेवलप करना और उसका टेस्ट करना न केवल भारत की रणनीतिक ताकत को दिखाता है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी ये प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान भी अब अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने की दिशा में बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपना हैदर मेन बैटल टैंक का ऑफर किया है और ये जो टैंक है वो चीन के VT टैंक पर पाकिस्तान में बना हुआ एक लोकल वेरिएंट है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश भी अपने टैंक फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है। वजह साफ है कि वो इसीलिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को ये ऑफर दे दिया। यहाँ पर दोस्तों ये नेक्सस बनता हुआ नजर आ रहा है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। अगर ये डील हो जाती है तो भारत को यहाँ पर अब अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मिलिट्री सहयोग बढ़ेगा उससे भारत के लिए बड़ी टेंशन है। बांग्लादेश पहले से ही चाइना के मिलिट्री उपकरणों का एक बड़ा खरीदार रहा है। वहीं दोस्तों भारत की कानपुर स्थित MKU ने एक एशियाई देश से 2 लाख से ज्यादा एडवांस बुलेट प्रूफ हेलमेट की आपूर्ति का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। MKU भारत की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी है जो बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट और सैनिकों और वाहनों की सुरक्षा के उपकरण बनाती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100 से ज्यादा देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही है। और MKU के द्वारा बनाए गए ये जो हेलमेट है वो अत्याधुनिक बैलिस्टिक सुरक्षा, हल्के वजन वाले हैं और कई तरीके के मिशन प्रोफाइल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि सैनिकों की न केवल सुरक्षा बढ़ाते हैं बल्कि उनके कंफर्ट को भी बनाए रखते हैं। और ये डील दोस्तों मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। मतलब साफ है कि भारत की घरेलू कंपनियां अब वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन कर पा रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान अब बड़ी संख्या में लॉयटरिंग म्यूनिशन को अपनी फ्लीट में शामिल कर रहा है। हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई है पाकिस्तान को लेकर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के द्वारा बनाए गए सर्कस 1 आत्मघाती ड्रोन्स बड़ी संख्या में मिलने शुरू हो गए हैं। सर्कस 1 जो कि सुसाइड कामिकेजी ड्रोन है, इनकी रेंज 1000 किलोमीटर है और ये अपने साथ 50 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकते हैं। मतलब साफ है कि ये ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों पर जाकर खुद से टकराकर विस्फोट कर सकते हैं, यानी कि 1 वे अटैक मिशन कर सकते हैं। इवन दोस्तों रडार से बचने के लिए ये लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार, बंकर और मोबाइल लॉन्चर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को ही तबाह कर सकते हैं। और इस तरीके के लॉयटरिंग म्यूनिशंस पाकिस्तान को मिलना भारत के लिए एक बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। सबसे बड़ी बात तो 1000 किलोमीटर की रेंज दोस्तों ये मायने रखती है। मतलब साफ है कि भारत के अंदर गहराई तक ये हमला कर सकते हैं और 50 किलोग्राम का वॉरहेड भी कम नहीं होता दोस्तों, ये भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़ी संख्या में इन्हें इंडेक्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान इसे युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन ईरान के शाहिद 136 और रशिया के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए लैंडसेट जैसे ड्रोन से मेल खाता है, लेकिन रेंज और वॉरहेड क्षमता के हिसाब से यह दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक कामिकेजी ड्रोनों में से एक माना जा रहा है। दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया जा रहा स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक को अब दुनिया के सबसे आधुनिक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रॉफी सिस्टम से लैस किया जा रहा है। ये जो ट्रॉफी APS है, यानी कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ये एक हार्ड किल डिफेंस सिस्टम है। इसे इजरायली कंपनी राफेल ने बनाया है। ये टैंक पर आने वाले रॉकेट्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन को रडार से पहचान कर हवा में ही नष्ट कर देता है। और इवन दोस्तों इसका 90% से ज्यादा सक्सेस रेट है। इजराइल के मार्को टैंक और अमेरिका के अब्राहम M1E2 पर इसको लगाया जा चुका है। और ट्रॉफी सिस्टम की जरूरत दोस्तों इसलिए भी पड़ जाती है क्योंकि आज की जंग में अगर आप देखें तो टैंकों पर बड़े ड्रोन हमले हुए हैं। टॉप अटैक मिसाइलें उनको तबाह कर सकती हैं। मतलब साफ है कि स्मार्ट गोले भी अब इस तरीके से आ गए हैं जो कि टैंकों को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में ट्रॉफी सिस्टम काम आता है जो इन खतरों से बचाव करता है टैंक की। मतलब साफ है कि इस तरीके के सिस्टम लग जाने से जोरावर टैंक अधिक सुरक्षित, फुर्तीला और इफेक्टिव बन जाएगा। हालांकि दोस्तों DRDO भी यहाँ पर अपना खुद का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर रहा है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमारे प्रोग्राम
देर से चलते हैं और अभी तक ये तैयार नहीं हो पाया। कहा ही जा रहा है कि 2025 या 26 के अंत तक इसकी टेस्टिंग हो सकती है, इसीलिए तब तक के लिए ट्रॉफी सिस्टम को एक भरोसेमंद और इंटरिम सॉल्यूशन माना जा रहा है। बाकायदा भारतीय सेना अब T-90 टैंकों में भी ट्रॉफी APS लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में दोस्तों APS सिस्टम जब इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे हमें अगर खरीदना ही पड़ रहा है, यानी कि इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, तो फिर भारत को इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इन्वॉल्व करके इस तरीके के सिस्टम को देश में डेवलप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब आपके पास बड़ी संख्या में टैंक्स हैं तो फिर क्यों आप विदेशियों को फायदा दे रहे हैं। वहीं दोस्तों जापान ने भारत को अपने XF91 इंजन की बड़ी पेशकश की है, जो कि AMCA फाइटर जेट के लिए उसने ऑफर किया है। बाकायदा जापान भारत के साथ इस इंजन को को डेवलप करना चाहता है। मतलब साफ है कि लोकल प्रोडक्शन इसका भारत में किया जा सकता है। यहाँ पर अगर XF91 इंजन की बात की जाए तो इसका ड्राई थ्रस्ट 107 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर के साथ इसका थ्रस्ट है 147 किलोन्यूटन, जिसे कि आगे स्केल अप किया जा सकता है। और इस इंजन की लंबाई 4.8 मीटर है, मतलब ये GF4N4 से थोड़ा लंबा है। इस इंजन की कई खासियतें दोस्तों, इसमें लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है, 180 किलोवाट का जनरेटर है और ये जो इंजन है वो निकल कोबाल्ट सुपर अलॉय और सेरेमिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट से बना है। इसका हाई पावर स्लिम डिज़ाइन है जो कि इस इंजन को स्टाइल्थ बनाता है। आपको बता दें कि जापान ने GTR यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की एक टीम को अपने यहाँ इनवाइट किया है ताकि वो XF9 इंजन की तकनीकी समीक्षा कर सके और ये रिपोर्ट ये तय करने में मदद करेगी कि इंजन AMCA की ज़रूरतों को कितना पूरा करता है। बाकायदा इस दौरान को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और IPR को लेकर भी बातचीत की जाएगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं है जापान के साथ इस डील को कर पाना। रीज़न साफ है कि जापान पहले से ही ब्रिटेन और इटली के साथ GCAP प्रोग्राम पर लगा हुआ है और ख़ुद उसका ध्यान XF9 जो इंजन है उस पर कम हो गया है। इसीलिए भारत को भी यहाँ पर डाउट हो रहा है और ये भी यहाँ पर बात सामने आ रही है, अगर XF91 शायद GCAP में एब्जॉर्व हो जाएगा तो भारत को ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलेगा इस इंजन का। इसलिए भारत को जो अन्य ऑफर मिले हुए हैं AMCA के इंजन को डेवलप करने के लिए, जैसे कि फ्रांस की साफरान की तरफ से, रॉल्स रॉयस की तरफ से और इवन GE की तरफ से, तो इन तीनों में से किसी एक को कंसीडर भारत को करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों भारत की प्रायोरिटीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत को फुल IPR चाहिए ताकि भविष्य में भारत खुद इंजन को अपग्रेड कर सके। 100% TOT भारत चाहता है। यही नहीं, इसके अलावा एक विश्वसनीय साझेदार को भी देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में भारत AMCA मार्क 2 के लिए जिस इंजन को देश में बनाया जाना है उसके लिए पार्टनर को चुन लेगा। भले ही दोस्तों जापान का XF91 इंजन तकनीकी रूप से काफ़ी अच्छा है, इवन भारत की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खुद जापान GCAP में फंसा हुआ है, इसीलिए इस पर सवाल उठता है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंजन है वो GF414 इंजन से थोड़ा बड़ा है, तो इसके साइज़ को कम करने की भी जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है फाइनली। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों भारत की जो नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मार्क 3, जिसे कि गांडीव कहा जाता है, ये अब और भी ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक बनने जा रही है। इस मिसाइल में अब गैलियम बेस्ड आइसा सीकर लगाया जा रहा है और इस तकनीकी बदलाव से मिसाइल एंटी जैमिंग, फास्ट और अधिक सटीक बनेगी। मतलब साफ है कि ये नई टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फाइटर जेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे खतरों में भी अपनी सटीकता बनाए रखेगी। अभी तक दोस्तों इस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। Su-30 MKI पर कैपेटिव ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक फुल फ्लाइट ट्रायल्स हो सकते हैं। प्रोडक्शन इसका 2030 से 31 के बीच होगा और गांधी मिसाइल के तैयार हो जाने के बाद दोस्तों भारत चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट, उनके अवाक्स और इवन उनके बॉम्बर्स और टैंकर एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकता है। मतलब साफ है कि अस्त्र मार्क 3 यानी कि गांडीव सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है, बल्कि ये भारत की एयर टू एयर में सिक्योरिटी बनाए रखने की एक बड़ी क्षमता का सिंबल भी है। और नया गैलियम बेस्ड आइसा सीकर टेक्नोलॉजी इसे सुपर हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में भी काफ़ी भरोसेमंद और खतरनाक हथियार बनाएगी। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।